मुल्क फारिस का ताकतवर तरीन शख्स, हर मैदान को फतह करने वाला ईरानी लेजेंड हीरो जिसने 7 मंजिलों को पार किया था और तिलिस्म की दुनिया में जा पहुंचा था। क्या इस प्रिंस ऑफ पर्सिया को हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में मुसलमानों ने शिकस्त दी, या ये किरदार महज अफसाना है? प्रिंस ऑफ पर्सिया मुख्तलिफ वीडियो गेम्स, मूवीज़ और सीरीज़ का एक मशहूर किरदार है। मुख्तलिफ तारीखी नावल और अफसानों में भी मरकजी किरदार बनाया जाता है। क्या ये तारीखी शख्सियत कोई हकीकी इंसान था या सिर्फ एक अफसाना? अगर तारीख के औराक में प्रिंस ऑफ पर्सिया को तलाश किया जाए तो रुस्तम नामी 2 तारीखी हस्तियों का जिक्र मिलता है। पहला, कदीम दौर का वो रुस्तम जो बादशाह के कौस का सिपाही था और जिसके मुतालिक एक लंबी तिलिस्माती दास्तान मशहूर है। और दूसरा, वो रुस्तम पहलवान जो ईरान की जंग कादसिया में हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में मारा गया था। इस वीडियो में हम इन दोनों तारीखी किरदारों के मुतालिक जानेंगे और देखेंगे कि प्रिंस ऑफ पर्सिया के लक़ब पर कौन सा किरदार पूरा उतरता है। कबल अज मसीह के रुस्तम का जिक्र फारिस की दास्तान और अफसानी किताबों में मिलता है, जिसके मुताबिक ज़माना कदीम के ईरान में जब क्यानी हुकूमत कायम थी तो सिस्तान में एक बहादुर सिपाही जाल के यहाँ एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम रुस्तम रखा गया। तिबरी के मुताबिक ये वही दौर था जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर मिस्र से हिजरत कर चुके थे और सराय सीना में मुकीम थे। बिल्कुल इसी ज़माने में ईरान में क्यानी हुकूमत बड़े आबोताब के साथ चमक रही थी। ये जरतुश से भी पहले का ज़माना था। ईरान के तख्त पर केकाउस नामी बादशाह तख्त नशीन था। रुस्तम और इसका बाप जाल दोनों ही क्यानी हुकूमत के दिलेर सिपहसालार थे। लिहाजा जब तौरान के बादशाह अफरासियाब ने ईरान पर हमला किया तो क्यानी बादशाह केकाउस ने रुस्तम को मदद के लिए दारुल हुकूमत बुलाया। रुस्तम दास्तान के नाम से मशहूर था, जो नहायत ही जरी, बहादुर, निडर और शुजातमंद सिपाही था। क्यानी बादशाह ने रुस्तम को एक लश्कर के साथ अफरासियाब को रोकने के लिए रवाना किया। लिहाजा रुस्तम और तुरानी बादशाह अफरासियाब के दरमियान तुर्किस्तान की सरहद पर एक मुंहरेज जंग हुई, जिसमें अफरासियाब जख्मी होकर भाग निकला और रुस्तम ने अपनी ताकत और जोरे बाजू का लोहा मनवाया। कहते हैं कि इसी जंग में अफरासियाब की तरफ से खुद रुस्तम का बेटा सोराब मैदान जंग में मौजूद था, जबकि सोराब की मां ने रुस्तम को यह न बताया था कि वो इसका ही बेटा है। दोनों ही जंगजू पहलवान थे। मैदान जंग में जब दोनों आमने सामने आए और दोनों का टकराव हुआ तब रुस्तम सोराब के सीने में तलवार घूमता है और इसके बाद इसे पता चलता है कि सोराब इसका ही बेटा है। यह दर्दनाक रज़मिया दास्तान रुस्तम और सोराब के नाम से बरे-ज़गीर और एशिया में खूब मशहूर हुई। बहरहाल फतह के बाद रुस्तम दास्तान पूरे ईरान और तुरान में मशहूर हो गया। केकाउस ने रुस्तम की बहादुरी से खुश होकर इसे सिस्तान के साथ ज़िलिस्तान की हुकूमत दे दी और इसे चांदी का ताज अता किया, जिसे पहनने की इसे इजाजत भी मिल गई। रुस्तम की दास्तान में दिलचस्प मोड़ तब आया जब केकाउस एक तवील सफर पर निकला। दरअसल वाकया कुछ यूं था कि केकाउस ने ईरान की एक कदीम देव मालाई कहानी सुनी थी। कहानी ये थी कि माजना दरान देव और परियों का एक शहर था। ये अलबर्स पहाड़ों की वादियों में कहीं मौजूद एक तिलिस्माती शहर था। इसी अलबर्स पहाड़ को कोकॉफ के नाम से भी जाना जाता था। लिहाजा केकाउस इस तिलिस्माती शहर की तलाश में निकल पड़ा और महीनों तक सफर करता रहा। इस सफर में वो ऐसा गुम हुआ कि कई सालों तक वापस न आया। लिहाजा रुस्तम बादशाह केकाउस की तलाश में निकल पड़ा और वो भी माजना दरान की तलाश करने लगा। लोगों ने इसे बताया कि बादशाह केकाउस को देव सफेस ने कैद किया है और इस देव सफेस तक पहुंचने में 7 मंजिल तय करनी पड़ेगी। रुस्तम इस खतरनाक सफर पर निकल पड़ा। हर मंजिल पर रुस्तम को तरह तरह के खतरों और अजीबो गरीब मखलूकात का सामना करना पड़ा। इन तमाम मंजिलों को पार करते हुए आखिरकार रुस्तम 7वीं मंजिल तक जा पहुंचा। रुस्तम के इस देवमलाई सफर को अफ्त ख़वाने रुस्तम कहते हैं। इनमें से हर मंजिल की तफसील ईरानी अदब के दास्तानों और अफसानों में मौजूद है, जिसे फिरदौसी ने शाहनामा में भी दर्ज किया है। बहरहाल 7वीं मंजिल में पहुंचकर रुस्तम का सामना देव सफेद से हुआ। रुस्तम बड़ी बहादुरी से इस देव से लड़ता रहा और इसे हलाक कर दिया। फिर केकाउस को रिहा करवा कर इसे ईरान वापस ले आया। कहते हैं कि रुस्तम ने 600 साल की तवील उम्र पाई थी। इस जमाने में जरतुश्त का ज़हूर हुआ और ईरानी हुकूमत ने जरतुश्ती दीन कबूल कर लिया। बादशाह गुश्तासब के ज़माने में जब रुस्तम की उम्र 610 साल थी तो इस उम्र में भी वो एक कवि और बहादुर सिपहसालार था। लेकिन रुस्तम के भाई सोगार ने इसे धोखे से एक कुएं में गिरा दिया जिसमें सीधी गाड़ी गई तलवारें बिछी थी। इनके जख्मों से रुस्तम बच न सका और ईरान की तारीख का ये अजीम सिपहसालार सफ़ा हस्ती से मिट गया और इस तरह कदीम ईरान के देवमालाई दौर का खात्मा होता है। इस दौर की तारीख में अगरचे अफसाने और तिलिस्माती कहानियां भरी पड़ी हैं, लेकिन अहले ईरान के नज़दीक इनके लिए ये दौर कभी फ़ख्र का बायस था। कबर अज़ मसीह के इस रुस्तम दास्तान को ईरानी अफसानों में एक मावराई ताकतों का मालिक और बहैसियत सुपर हीरो पेश किया जाता है। अगर हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर वाले रुस्तम नामी शख्स का जिक्र करें तो तारीख ये बताती है कि इस दौर के एक शख्स का नाम रुस्तम फारूक ज़ाद था, जिसकी पैदाइश सासानी दौर में ईरान के बलख में हुई थी। रुस्तम फारूक ज़ाद का शुमार इस दौर के अजीम पहलवानों और बहादुरों में हुआ करता था। ताकत व कुव्वत में पूरे फारिस में इसका कोई सानी न था। सासानी बादशाह खुसरो परवेज के दौर में खुरासान के इलाके पर रुस्तम की हुकूमत थी। खुसरो परवेज वही बादशाह था जिसके ज़माने में मक्का में एक चमकदार सूरज तुलू हुआ और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन इस्लाम की दावत व तबलीग का आगाज किया। कुछ सालों तक ईरान के शाही तख्त पर कई बादशाह तख्त नशीन हुए, लेकिन जिसके बाद दीगरे तमाम कत्ल कर दिए गए। आखिरकार 632 ईस्वी में रुस्तम ने फारिस के तमाम बादशाहों को यकजा करके फिर से ईरान को एक परचम तले जमा किया और खुसरो परवेज के पोते यज़दगर्द को ईरान के तख्त पर बैठाया। ये वो दौर था जब इस्लामी रियासत के खलीफा हजरत उमर इब्न खिताब रज़ी
رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ رستم جانتا تھا کہ اگر مسلمانوں کو نہ روکا گیا تو فارس کی 1000 سالہ سلطنت کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا، لہٰذا اس نے اسلامی علاقوں پر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 16 ہجری یعنی 636 عیسوی کو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک لشکر سمیت ایران کے علاقے کی طرف روانہ کیا۔ عراق کے قادسیہ نامی مقام پر دونوں فوجیں آمنے سامنے آ گئیں، ایک طرف اسلامی لشکر اور دوسری طرف ساسانی فوج تھی جس کا سپہ سالار رستم فاروق زاد تھا۔ اس جنگ میں رستم 60,000 سپاہیوں کو لے کر آیا تھا جبکہ اسلامی لشکر تعداد میں آدھے تھے۔ اس کے باوجود ہر میدان کا فاتح رستم پہلوان پر خوف طاری تھا اور وہ جنگ کرنے سے کترا رہا تھا۔ جلد ہی جنگ کا آغاز ہوا اور 3 دن مسلسل خون ریز جنگ ہوئی جس میں مسلمان مجاہدین ایرانیوں کے صفے الٹتے چلے گئے۔ ایرانی فوج پیچھے ہٹنے لگی تو اچانک رستم نے ایک لشکر سمیت آخری وار کیا، لیکن جنوب سے مسلم مجاہدوں نے ایسا حملہ کیا کہ ایرانی سپاہی بھاگ کھڑے ہوئے اور رستم ایک گدھے کے نیچے چھپ گیا۔ اس وقت ایک مجاہد حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے دیکھ لیا اور اسے قتل کر ڈالا۔ رستم کے قتل ہوتے ہی ایرانی لشکر بکھر گئے اور اسلامی فوج میں تکبیر کی آوازیں بلند ہونے لگی۔ اس طرح فارس کے اس 1000 سالہ طاغوتی حکومت کا خاتمہ ہو گیا اور رستم سمیت ساسانی حکومت صفحہ ہستی سے ہی مٹ گئی۔ اگر ان دونوں شخصیت کے کرداروں کا معائنہ کیا جائے تو قبل از مسیح کا رستم داستان ایک ہیرو کی طرح دکھائی دیتا ہے، جبکہ جنگ قادسیہ کا رستم پہلوان جنگ سے پیٹ پھیر کر بھاگنے والا ایک بزدل شخص کے طور پر نظر آتا ہے۔ قبل از مسیح والے رستم کی جرأت اور بہادری اسے پرنس آف پرسیا کے لقب کے قابل بناتی ہے۔ البتہ بعد میں سکندر اعظم کے حملوں کی وجہ سے رستم کے متعلق تمام دستاویز اور کتابیں تباہ و برباد ہو گئیں، لیکن ہر دور میں شاعروں، مصنفوں اور فنکاروں نے رستم کے اس کردار کو تاریخ میں زندہ رکھا۔ اسی پرنس آف پرسیا کے نام سے کئی ویسٹرن ناول لکھے گئے، کئی افسانے اور داستان تحریر کی گئی۔ پرنس آف پرسیا کے نام سے 2010 میں ہالی ووڈ نے ایک مووی بھی بنائی جس میں ایک فارسی شہزادہ داستان کو مختلف کارنامے کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ اسی طرح میتھولوجی کو جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے نئے انداز میں پیش کیا گیا اور پرنس آف پرسیا شیڈو پرنس اینڈ فلیم، پرنس آف پرسیا کلاسک اور پرنس آف پرسیا 3D کے نام سے مختلف ویڈیو گیمز بھی بنائے گئے۔